गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है 22 जुलाई की जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखें। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। आप लोग इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है 2024-25 में, और इसके अनुसार लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है नवी मुंबई, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो अभी इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त किया गया है और यह लगातार 8वीं बार से इसको मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं उनको देखते हैं। जैसे इसका परिचय में स्वच्छ सर्वेक्षण यानी महुआ के द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है ये, और यह स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में शुरू हुआ था उसी के अंतर्गत इसका काम किया जा रहा है। शहरी के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है ये। स्वच्छता मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और प्रदर्शन के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। और इस पॉइंट को भी याद रखना है कि स्वच्छ महाकुंभ 2025 की विशेष पहल के लिए सम्मान दिया गया है किसको? प्रयागराज को। क्या सम्मान है? तो सबसे स्वच्छ गंगा नगर कौन सा है? तो प्रयागराज है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी महाकुंभ हुआ है और कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सिटीज और कुछ शहर हैं उनके दिए गए हैं अलग से। तो हमारे सिटीज में कौन सा है? 10 लाख से ऊपर जो इसकी रैंक है 2024-25 में, तो सबसे पहले नंबर पे है इंदौर, दूसरे नंबर पे है सूरत। ठीक है। और जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो सबसे पहले नंबर पे है नोएडा, 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में न्यू दिल्ली। ठीक, ये इसका है। और लेस देन यानी 20,000 से कम में कौन सा है? तो पंचगनी, और उसके बाद में पटना। ठीक, उसके बाद में ये दिया गया है यहाँ पे शहर में कैटेगरीज वाइज है ये। तो सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से ऊपर वाला याद रखना है कौन सा? पहले नंबर पे अहमदाबाद, दूसरे नंबर पे रैंक है भोपाल की, और तीसरे नंबर की है लखनऊ। तो जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनको याद रखना है यूपी वाला, और पहले नंबर पर अहमदाबाद है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को याद रखना है प्रयागराज वाला, सबसे स्वच्छ गंगानगर प्रयागराज। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2016 से, और सबसे स्वच्छ शहर में अहमदाबाद है। ठीक है। और हमारा लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के दिया गया है इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी ओकला के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो अभी अमेरिका की एक कंपनी है स्पीड टेस्ट कंपनी ओकला, इसने अपने आंकड़े रिलीज किए हैं, और दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता मतलब डेटा का उपयोग कौन सा देश करता है? तो चीन है,
अमेरिका है, भारत है या फिर जापान है? तो कौन कर रहा है? भारत। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कहाँ के हैं? यूक्रेन के, ने किसको यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जेलेंस्की जो है उनके द्वारा वे नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो किसको किया गया है अभी? मायाकोला अजारोव, यूलिया स्विरिडेंको, यूलिया टिमोशेंको और डेनिस संभाल। तो किसको किया गया है अभी? ऑप्शन बी इसका सही है, यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको को जो अभी यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जेलेंस्की के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना, कौन सी योजना है? अटल वितरण प्रणाली योजना, जिसे शॉर्ट में कहेंगे अदिति योजना, का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा जो है अभी अटल वितरण प्रणाली योजना अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा हरियाणा के पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री मनोहर लाल खट्टर। इनके द्वारा कहां से? तो हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, पानीपत से आप लोगों को और भी याद आ रहा होगा कि यहाँ से एक और योजना स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब स्टार्ट हुई थी? तो 9 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी, पानीपत हरियाणा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहा स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली है आकाश प्राइम। ठीक, कौन सा है? आकाश प्राइम। इसका सफल परीक्षण किया है। आकाश प्राइम एक वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक, और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? पोखरण से, कच्छ से, लद्दाख से या फिर लेह से? तो कहाँ से किया गया है? लद्दाख से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है? अभी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सी बीमारी? वंशानुगत, जो आनुवांशिक रूप से जो बीमारी होती है उनका निपटारा करने के लिए अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? क्या हरियाणा है, गुजरात है, केरल या फिर कर्नाटक? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार जो 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की योजना बना रही है? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि किस देश की गवर्नमेंट के द्वारा 2029 में जो होने वाले आम चुनाव है उसके अंतर्गत एज जो है 18 से घटाकर 16 करने की बात कर रहे हैं, जो वोटिंग करने का जिनको राइट्स है। तो अमेरिका है, ब्रिटेन है या फिर जर्मनी या फिर कनाडा? तो कौन है? ब्रिटेन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ब्रिटेन के भी कई सारे नाम है, जैसे कि एक हो जाता है इंग्लैंड के बाद में हो जाएगा एक हमारा ब्रिटेन,
ब्रिटेन, और ब्रिटेन में कुछ देश आते हैं, उनको याद रखना है। एक तो इंग्लैंड आएगा, ठीक है। इंग्लैंड के बाद में वेल्स, वेल्स और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन, ठीक है। अब आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इनको जोड़ दिया जाए तो हमारा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इसके बारे में इतना याद रखना है। एक और याद रख लेना है कि जो पूछा जाता है कि भारत में भी जो उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर रही है वोटिंग राइट्स की, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, ठीक है। तो वो कौन सा है? 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये कब हुआ था? तो 1988 को, और यह लागू हो गया था 1989 से, ठीक है। जो उम्र है, उम्र वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये कहाँ पे है? तो हमारे देश भारत में है ये लागू। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है? एक्सिम पे, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम? तो अभी किसके द्वारा किया गया है? तो एक्सिम पे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है? तो अभी किस संस्था के द्वारा ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है? आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम त्रिची या आईआईएम कोझिकोड? तो किसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है? आईआईएम कोझिकोड के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही है। ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है। यह है क्या? तो एक शैक्षणिक नवाचार केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक कहाँ शुरू हुई है? ठीक है, कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक शुरू की गई है। नई दिल्ली में, बीजिंग में, संघाई में या फिर कोलंबो में? तो कहाँ पे की गई है? अभी कोलंबो में, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा अब तक कितने मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं? किसके द्वारा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा कितने मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं? 1.17 करोड़, 2.17 करोड़, 3.17 करोड़ या 4.17 करोड़? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डाटा से रिलेटेड है, इस वजह से इसको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.17 करोड़ इन लोगों के आधार नंबर जो है निष्क्रिय किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बिहार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो कितने यूनिट बिजली बिहार गवर्नमेंट मुफ्त देगी 1 अगस्त से? ठीक है, तो 125 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट या फिर 250 यूनिट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125 यूनिट।
ठीक है। अब इस यूनिट को किससे नापते हैं, मतलब जो बिजली है इसको किससे नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से नापते हैं। विद्युत विभव जो है किसको नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा। और धारा को किसके द्वारा नापा जाता है, तो एम्पियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा और रूबेला, ये वायरस के द्वारा होने वाले भी डिसीज है यानी बीमारी है, के प्रकोप से जूझ रहे देश 3 लाख वैक्सीन डोज की मदद भेजी है। ठीक है, किसने भेजी है, भारत ने भेजी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत ने मदद की है। ये बात नहीं पूछेगा कि किस लिए मदद की है, ये पूछेगा किस देश को दिया की गई है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो कहाँ पे की गई है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बोलिविया। बोलिविया को अभी भारत के द्वारा खसरा और रूबेला जो वायरस के द्वारा बीमारी होने वाली है, इनके प्रकोप से जूझ रहे हैं, मतलब 3 लाख वैक्सीन की डोज भेजी है। कहाँ पे, तो बोलिविया को। ये रहा बोलिविया। और बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका जो है उसका एक देश है, जिसकी राजधानी अगर पूछी जाए तो लापाज है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है दुनिया की सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊंचे क्षेत्र पर राजधानी है लापाज। यहीं पे कुछ झील है, एक झील है यहाँ पे टिटिकाका झील, जो पेरू और बोलिविया के बीच में है। ठीक है, कौन सी झील है, टिटिकाका झील। किसके किसके बीच में है, पेरू और बोलिविया के बीच में। यहीं पे एक मरुस्थल भी है, तो मरुस्थल भी याद रख लेना है। कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। तो ये किसके किसके बीच में है, तो पेरू और चिली के बीच में, पेरू और चिली इनके बीच में है। और टिटिकाका झील किसके बीच में है, तो बोलिविया और पेरू के बीच में। ठीक, टिटिकाका झील है, ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और आटाकामा जो मरुस्थल है ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक, बोलिविया यह तांबे के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये इन क्षेत्र जो है ये तांबे के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। यहाँ पे तांबा काफी अधिक मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंकिंग से है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड के मामले में 10वें स्थान पर, 14वें स्थान पर, 20वें स्थान पर या फिर 26वें स्थान पर। तो किस स्थान पर है भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में, तो 26वें स्थान पर। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अब यहाँ से स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती संघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित अनीता देसाई कौन है। तो अनीता देसाई को पद्मश्री और पद्म भूषण इन दोनों पुरस्कारों से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो अनीता देसाई का पूछ रहा है संबंध किससे है, पत्रकार से, लेखिका से, पर्यावरण से, राजनीतिक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है जहां पे वर्षा जो है कम मात्रा में होती है और बाष्प और सजन की क्रिया अधिक मात्रा में हो जाती है। तो वह क्षेत्र में पूछा है वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या फिर हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर।
तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और वहाँ पे जो हमारे कांटेदार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारे भारत में और राजस्थान वाले क्षेत्र में कांटेदार वन के अंदर हमारे आ जाएंगे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, खिजड़ी का पेड़ हो गया, ओक का पेड़ हो गया, ये सब क्या है तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्म में कितने प्रतिशत किस्में भारत में पाई जाती हैं। जो पेड़ पौधों की और प्राणियों की किस्म है यानी प्रजातियां हैं, स्पेसीज जो हैं, इनकी कितने परसेंट भारत के अंदर पाई जाती हैं वो पूछा गया है। 4 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15% या फिर 15 से 20%। तो कितना है 4 से 5%। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे और प्राणी हैं उनकी किस्म का 4 से 5% ही भारत के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पृथ्वी पर किस क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है पृथ्वी पर मुख्यतः किस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। आर्कटिक वृत्त के पास यानी कि जो आर्कटिक है उसके पास में, भूमध्य रेखा के लगभग 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में या ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पृथ्वी के किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ITCZ वाला जो क्षेत्र होता है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में होता है 5 डिग्री दक्षिण में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या होगा ये, एक सेकंड, अब इसके बीच में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो इस क्षेत्र में बता रहे हैं कि हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं ITCZ, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, चलिए अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।